been born in this nation. Lakhs of Sri Lankan protesters swarmed the presidential palace on the 9th of July. Protesters took dips in the private swimming pools, snacked in the kitchen, and lounged in the presidential palace of Sri Lanka. कुछ वायरल सोशल मीडिया फुटेजेस की माने तो ये भी देखा जा सकता है कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाबाया राजपक्षा कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर लोगों से बच के भागे। हैरानी की बात तो ये है कि राजपक्षा परिवार को एयरपोर्ट इमिग्रेशन स्टाफ ने ब्लॉक कर दिया। Latest updates की माने तो Rajapaksa's family flew away in a military jet to Maldives. Protesters say Gotabaya Rajapaksa's government has brought Sri Lanka to its knees. Necessities like food, water, fuel and energy are simply unavailable. 21 million Sri Lankans feel cheated. All thanks to one family who have been draining all the resources on their behalf. Hello, Namaste everyone. I'm Shubrana from Sholini University's Department of Journalism and Mass Communication. And let's find out कि हमारे neighboring country श्रीलंका में आखिर चल क्या रहा है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा की रेजिग्नेशन तो कंफर्म्ड है और इसकी पुष्टि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रेनिल विक्रमसिंघे ने भी कर दी है। The speaker had earlier announced that the president will resign on July 30. श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन कराने के लिए यूं सड़कों पे उतर आए, यूं प्रोटेस्ट करने लगे और गो गोटा गो नाम के नारे लगाने लगे। इन लोगों को आखिर चाहिए क्या? तो चलिए ये जानने के लिए हम समझते हैं। ये बात एक साल की नहीं है बल्कि दशकों से ऐसे इवेंट्स होते आ रहे हैं जिसकी वजह से आज श्रीलंका इस क्राइसिस से गुजर रहा है। हिस्ट्री इज हु we are and why are we the way we are. This quote by American author David Macaulay sums up the Sri Lanka story in one line. जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था तो श्रीलंका ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना बनाकर आईएमएफ के रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करा था। अब आईएमएफ पे आरोप ये लगते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को प्रमोट करता है। देखिए, जब आप आईएमएफ से लोन लेते हैं तो उसकी भी अपनी शर्तें होती है, जैसे कि आपको उन्हीं की बातें माननी पड़ती है। अब आईएमएफ क्या प्रमोट करता है? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो कि समहाउ वेस्टर्न कंट्रीज को एडवांटेज देती है। अब 1977 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉजिटिव मेजर्स भी लिए जिससे इकोनॉमी उनकी स्ट्रेंथन भी हुई, जब तक उनकी कंट्री की हालत ठीक थी। पर अब आगे की कहानी समझने के लिए आपको श्रीलंका की पॉपुलेशन और उसके कम्युनिज्म के बारे में समझना होगा। Sri Lanka comprises of Buddhist Sinhalese who are in majority of 75% of the total population and 24% of Sri Lankan Tamils. Other minorities are Muslims, Christians और काफी टाइम से इन समुदायों के बीच में राइवलरी चलती आ रही है, जिसके चलते श्रीलंका में सिविल वॉर आ जाता है 1983 से 2003 तक, जिसमें श्रीलंकन तमिल्स एक अलग देश की डिमांड करते हैं। अब इससे डिफेंस बजट जो कि 4.4% था 1966 में 21.16% हो जाता है, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी क्रम्बल कर जाती है। अब महिंदा राजपक्षा 2005 से 2015 तक प्रेसिडेंट रहे, फिर इनके भाई गोटाबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट बनते हैं और इनके प्रेसिडेंट बनते ही महिंदा राजपक्षा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अभी की बात करें तो महिंदा के दूसरे भाई बासिल राजपक्षा की तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी दे दी जाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि बासिल जी तो एलिजिबल भी नहीं थे मिनिस्टर बनने के। ये सारे भाई मिलके कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हैं, क्योंकि वो एक अमेरिकन बेस्ड श्रीलंकन थे तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया जाता है ताकि उन्हें गद्दी मिल जाए। ये राजपक्षा फैमिली ने अपना सारा परिवार मिनिस्ट्रीज में लगा दिया, जिसकी वजह से वन फैमिली डिक्टेटरशिप किक्ड इन और ये राजपक्षा डायनेस्टी ही 75% ऑफ श्रीलंकन बजट बनाने में हिस्सेदार रही। अब 2008 में श्रीलंका गवर्नमेंट सोचती है कि जिस तरह इसका कोलंबो बिजनेस पोर्ट रेवेन्यू जनरेट करता है, उस तरह अगर ऐसा ही पोर्ट ये हम्बनटोटा में भी बनाया जाए तो इनका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अब ये लोन लेने का सोचते हैं। अब लोन लेने के तहत ये जाते हैं इंडिया और अमेरिका के पास, पर इंडिया और अमेरिका दोनों ही इन्हें मना कर देते हैं, ये बोल के कि आप जितना मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रेवेन्यू ये पोर्ट नहीं जनरेट कर पाएगा। अब एम इस पोर्ट का ये था कि कम से कम यहाँ 1000 शिप्स बोर्ड करेंगे, पर हकीकत ये थी इसकी कि सिर्फ 34 शिप्स ही बोर्ड कर पाई, जिसकी वजह से ये एक एब्सोल्यूट फेलियर निकला।
और इसके दौरान श्रीलंका ने जो $1.4 बिलियन का इन्हें डेब्ट दिया था ये नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से स्पॉट का चाइना पे शेयर 85% हो गया। चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी काफ़ी सारी कंट्रीज में लोन देके उन्हें अपने कब्जे में कर लेती है और आप देखेंगे कि चाइना का श्रीलंका में 10% फॉरेन डेब्ट रहा है। पर श्रीलंका इस हालत में अपनी गलती की वजह से ही पहुंचता है। आप देखेंगे कि ऐसे तो जापान का भी 10% डेब्ट है इस कंट्री पे, जो कि वो भी ये चुका नहीं पाता है। इतना सब होने के बाद भी राजपक्षा परिवार खुद को सस्टेन करने के लिए ऐसी भयानक पॉलिसीज ले आया जिसकी वजह से इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो गई। अब श्रीलंका ने 30% टैक्स कट अनाउंस कर दी है, जिसके कारण इकोनॉमी और हैम्पर हो गई। श्रीलंका इज ऑल्सो प्राइमरीली अ टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री, एज 12.8% रेवेन्यू टूरिज्म सेक्टर से ही जनरेट होता है। पर 2019 की अप्रैल में होने वाली ईस्टर बॉम्बिंग्स, जिसमें 3 चर्चेस और 3 होटल्स को टारगेट करा गया और 290 पीपल इंक्लूडिंग 45 फॉरेन नेशनल्स लॉस्ट देयर लाइव्स, प्रूव्ड to be a devastating blow for Sri Lanka's thriving tourism economy. अब इनकी इकोनॉमी इतनी खराब हो जाती है कि 1997 में श्रीलंका को पुअर डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करा जाता है। अब महिंदा राजपक्षा ने एक बात समझ ली थी कि अगर पावर में रहना है तो सिन्हली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के फेवर में ही बात करनी है, क्योंकि कंट्रीज पॉपुलेशन का 75% ही मेजॉरिटी का शेयर था। अब ये ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहते थे, जैसे आर्कोलॉजिकल टीम भेजी इन्होंने ईस्ट की साइड ईस्ट तमिल में, जिन्होंने क्लेम करा कि वहाँ बुद्धिस्ट थे पहले, ताकि सिन्हला कमेटी खुश रहे, और इसी के कारण सिन्हला कमेटी ने राजपक्षा के नेपोटिज्म को भी इग्नोर कर दिया। According to a UN report, 40,000 Tamil civilians were killed in the final phase of Lankan War. इसमें काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ भी हुई, जैसे कि टॉर्चर, रेप, मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट, अपोजिशन, तमिल सेपरेटिस्ट। Not surprisingly, Sri Lanka's armed forces have never allowed the international inquiry. तो आप सोच ही सकते हो कि कैसे इस एक दिन ने श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर हिला के रख दिया। फिर कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया और श्रीलंका की इकोनॉमी का इतना डाउनफॉल हुआ कि जहां $455 मिलियन का मुनाफा होता था, वहां से अब बस $3 मिलियन आए जुलाई 2021 तक। एक और मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया गया गोटाबाया राजपक्षा की गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने 2019 के इलेक्शन प्रोग्राम में, ये इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने प्रॉमिस करा था कि ये पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट कर देंगे। इन्होंने रात भर एक नेशन वाइड बैन लगा दिया सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इंपोर्ट पर। दिस हेस्टी डिसीजन हैड फर्दर वीकेंड द इकोनॉमी एंड लेड टू वाइडस्प्रेड food shortage. Sri Lanka was the second largest tea producer in the world, but this policy led to a loss of 10% foreign exports, around $1.2 billion. The story was same with many other crops, including rice. अब इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज हुआ कि इनके फॉरेन रिजर्व 70% गिर गए और लोगों की बेसिक नेसेसिटीज, उनकी ज़रूरतें श्रीलंका इंपोर्ट नहीं कर पाया। पेट्रोल, डीजल, गैस, शुगर, राइस इतना एक्सपेंसिव हो गया कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए उसे। इवन एनर्जी क्राइसिस इतने हुए कि दिन में बस 9 घंटे लाइट आई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्ट्रीट लाइट्स बंद करने का ऑर्डर तक दे दिया गया। पेपर्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण कई न्यूज़पेपर एजेंसीज बंद हुई और तो और बच्चों के पेपर कैंसिल तक भी हो गए। Sri-Lanka's foreign reserves are only enough to pay for about a month of imports, indicating a fall in essential commodities such as fuel, food and medicines, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए और रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगे। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक गोटाबाया राजपक्षा ने रिजाइन कर दिया है और रानिल विक्रमसिंघे Prime Minister has taken over the seat till 20th July until the state holds fresh elections. आज के लिए बस इतना ही। For more relevant explainers, follow and subscribe to News Hound India. और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको do like and do share the video in case you found it informative, and let us know what you feel in comment section. Today is the Independence Day for me, being born in this nation.